आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपका जो पहला पेपर है उसमें एक टॉपिक दिया गया है मुगल काल में साहित्य कला तथा स्थापत्य का विकास। उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर ने क्या क्या बनवाया था उसके बारे में देखते हैं। तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, तो उसका निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में, उसका निर्माण कराया था बाबर ने। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था बाबर ने। हिसार में जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? बाबर ने। तो ये क्या है? तो बाबर ने क्या क्या बनाया था? एक तो है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में, उसका निर्माण कराया था बाबर ने। संभल में जामा मस्जिद है जो कि कहाँ है? संभल में, उसका निर्माण भी बाबर ने कराया था। और हिसार की जामा मस्जिद, इसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। तो बाबर ने क्या क्या बनाया था? काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद संभल में और जामा मस्जिद हिसार में, इसका निर्माण कराया था बाबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबर की जो आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या है? तुजू के बाबरी या बाबरनामा। ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजू के बाबरी, वो किस भाषा में थी? वो थी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट हम देखते हैं आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा, उसका निर्माण भी किसने कराया था? बाबर ने कराया था। आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में है, उसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। तो बाबर ने क्या क्या बनाए थे ये सब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, कि पानीपत की जो काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनाई, संभल की जामा मस्जिद भी बाबर ने बनाई, हिसार की जामा मस्जिद भी बाबर ने बनाई, आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में, उसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में देखते हैं। यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। तो दीन पनाह जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। नेक्स्ट की हुमायूं है वो ईरान से दो चित्रकारों को भारत लाया था। उनके नाम क्या क्या है? तो उन चित्रकारों के नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि हुमायूं है जो कि क्या है? ईरान से दो चित्रकार भारत लाया था। वो चित्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं जो कौन कौन से चित्रकारों को भारत लाया था? एक तो है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल सैयद। इन दोनों को ईरान से लाया था भारत। ये दोनों क्या है? चित्रकार। एक तो है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार है। इनको कौन लाया था? हुमायूं लाया था। और कहाँ से लाया था? ईरान से लाया था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा पुस्तक, ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी किसने? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट कि अकबर के काल में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें बनी उसको हम देखते हैं। तो अकबर के काल में जो बनने वाली जो प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके काल में बना था? अकबर के काल में। लेकिन इसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण कराया था हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने करवाया था। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है। और जो कि कहाँ स्थित है? दीन पनाह नगर, दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। और जो हुमायूं का मकबरा है उसके जो प्रधान कारीगर थे वो कौन थे? ईरान का था। ठीक है। उसका नाम था मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा बनाने वाले जो प्रधान कारीगर था वो कहाँ का था? ईरान का। उसका नाम था मिर्जा गियास। भारत की पहली दोहरे गुंबद वाली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि भारत की जो पहली दोहरे बाग वाली इमारत है वो कौन सी है? वो है हुमायूं का मकबरा। तो भारत की पहली दोहरे जो गुंबद वाली इमारत है हुमायूं का मकबरा, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण कराया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। और इसके लिए जो कारीगर आया था, प्रधान कारीगर, वो कहाँ से आया था? ईरान से आया था। उसका नाम था मिर्जा गियास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा है ना वो 4 बाग की शैली में बना हुआ है। ठीक है। तो 4 बाग शैली के बगीचे में स्थित है। तो ये भी एसीएफ वाले में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ है? क्या 4 बाग शैली में बनाया हुआ है। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बनाया गया है? 4 बाग शैली में। नेक्स्ट है, और ये कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बनाया गया? 4 बाग की शैली में बनाया गया है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो अकबर के काल की प्रमुख इमारतें हम देख रहे थे, उसमें ना सबसे पहली इमारत हमने क्या पढ़ी है? वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके काल में बना था? अकबर के काल में। लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे के लिए जो प्रधान कारीगर था वो था ईरान का मिर्जा गियास था। और भारत की जो पहली दोहरे गुंबद वाली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग की शैली में बना हुआ है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर के काल में और अगली क्या चीज़ बनी, आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनाया था, अकबर ने। जबकि दिल्ली का लाल किला आपसे पूछ लिया जाए वो बनाया था शाहजहां ने। तो आगरा का लाल किला बनाया था अकबर ने बनाया था। इसके जो शाही कारीगर था वो था कासिम खां, और इसका निर्माण लगभग 15 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो आगरा का जो किला है वो किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, और इसका शाही कारीगर था कासिम खान। तो आगरा का किला बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर महल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जहांगीर महल है वो कौन से किले में स्थित है। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी इमारत है जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सी नहीं है, वो है जहांगीर का किला, क्योंकि जहांगीर महल कहाँ नहीं है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा के किले में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने करवाया था। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है, वो है आगरा के किले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा के किले में। और नेक्स्ट हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी क्या है, आगरा के निकट स्थित एक गांव था। वहाँ पे कौन रहते थे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो अकबर वहाँ जाते रहते थे उनके दर्शन करने। तो नेक्स्ट है, अकबर ने यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। तो फतेहपुर सीकरी है वो कहाँ स्थित है, आगरा के निकट एक गांव है फतेहपुर सीकरी। वहाँ पे कौन रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। अकबर उनसे मिलने, उनके दर्शन करने जाते थे। तो अकबर ने क्या वहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनवाई। तो वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जो प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख इमारतें देखते हैं, तो फतेहपुर सीकरी में जो प्रमुख इमारतें जो कि अकबर ने बनवाई थी वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पंचमहल कहाँ स्थित है, वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो पंचमहल कहाँ स्थित है, वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था अकबर ने। पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है शहजादों का मकतब, ये भी फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। और जो तुर्की सुल्ताना की कोठी है ना, उसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती। क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था पिछली बार कि जो फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत को जो पर्सी ब्राउन है उसने क्या क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती, वो है तुर्की सुल्ताना की कोठी। उसे पर्सी ब्राउन ने कहा था स्थापत्य कला का मोती कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगले जो कौन कौन से जो खास इमारतें हैं जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां जो कि चिश्ती के पोते थे उनका मकबरा। ठीक है, ये सभी इमारतें कहाँ स्थित है, ये सभी भी कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है ये सभी इमारतें। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलंद दरवाजा, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कराया था अकबर ने कराया था। ये भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है, बुलंद दरवाजा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 176 फुट की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो जिस चबूतरे पे बना हुआ है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, 134 फुट की। तो 134 फुट का तो क्या हो गया, चबूतरा हो गया, और 176 फुट की क्या हो गया, इसकी बुलंद दरवाजे की ऊंचाई होगी। तो इसकी कुल ऊंचाई, जमीन से कुल ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 311 फुट हो गई। तो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, इसकी ऊंचाई 176 फुट, और जिस चबूतरे पे बना है उसकी ऊंचाई 134 फुट, और कुल ऊंचाई हो गई 311 फुट। अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण अपने विजय के उपलक्ष्य में कराया था, मतलब ये एक प्रकार का विजय स्तंभ था। तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो अपनी कौन सी विजय, मेनली आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात विजय। ठीक है, कौन सी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो अकबर ने अपनी मेन कौन सी, गुजरात विजय या बंगाल विजय, दक्षिण विजय, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो किसके उपलक्ष्य में बनाया था, अपनी दक्षिण विजयों यानी बंगाल और गुजरात, मोस्ट करेक्ट क्या, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट हम देखते हैं आईने अकबरी या अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है आईने दहसाला, क्या है, आईने दहसाला ये क्या है, अकबर के काल की
भू राजस्व पद्धति थी, इसका निर्माण किसने कराया था? टोडरमल ने कराया था और 1580 में करवाया था इसका निर्माण। तो अकबर के काल की जो भू राजस्व पद्धति थी उसका ही नाम क्या था? आइन ए दहसाला। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था टोडरमल ने। और जो इससे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1580 में लागू किया गया था। सॉरी 1500 कब 80 में लागू किया था इसे। लाहौर का किला ये भी किसने बनाया था? अकबर ने। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाहौर का किला ये भी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो अकबर ने 2 किले बना लिए मैन अभी। एक तो क्या हो गया? आगरा का लाल किला और दूसरा है लाहौर का किला। ये दोनों किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसलिए। तो फतेहपुर सीकरी की मुख्य इमारतें जो अकबर ने बनाई थी वो दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल। पंचमहल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शहजादों का मकतब ये भी फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना की कोठी ये भी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और इसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? स्थापत्य कला का मोती कहा था। नेक्स्ट है खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, ये सब कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने कराया था वो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर का किला भी किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने बनाया था। अब हम फतेहपुर सीकरी के बाद में देखते हैं अकबर के बाद। अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने क्या क्या प्रमुख इमारतें बनाई थी? तो सबसे पहला क्या आ गया? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, इसकी योजना तो किसने बना ली थी? अकबर ने बना ली थी अपने जिंदा रहने तक। उससे बाद में इसका पूरा निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? वो कराया था अकबर ने, क्या जहांगीर ने। तो अकबर के मकबरा है उसकी योजना तो अकबर ने बना ली थी, लेकिन इसके निर्माण को पूरा किसने किया था? वो किया था जहांगीर ने। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है कि कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि कश्मीर में शालीमार बाग है उसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। कश्मीर जो श्रीनगर में ना निशात बाग का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था आसफ खान ने, जो कि नूरजहां का भाई था। ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीनगर में निशात बाग है उसका निर्माण किसने कराया था? आसफ खान, जो कि नूरजहां का भाई था, उसने निशात बाग का निर्माण कराया था श्रीनगर में। और शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिलकुश बाग जो कि कहाँ है? लाहौर में। इसका निर्माण भी किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था नूरजहां ने। तो एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया था किसने? कराया था नूरजहां ने। और इसका निर्माण कब से कब हुआ? 1622 से 1628 के बीच में हुआ था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा है उसका निर्माण कराया था नूरजहां ने। इसका निर्माण हुआ था 1622 से 1628 के बीच में। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने किसकी याद में बनाया था? अपने पिता गयास बेग की याद में बनाया था। तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनाया था और किसकी याद में? अपने पिता गयास बेग की याद में बनाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना है ये मकबरा। तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो है किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है पित्रा ड्यूरा का पहली बार प्रयोग किस इमारत में हुआ था? वो हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। तो ये भी पूछा जाता है कि पित्रा ड्यूरा इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ था ना वो भारत में किस इमारत में हुआ था? तो भारत की किस इमारत में सबसे पहले पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था? वो है एतमादुद्दौला का मकबरा में। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि भारत की किस इमारत में सबसे पहले पित्रा ड्यूरा का उपयोग हुआ था? वो है एतमादुद्दौला के मकबरे में। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर है, उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा किन किनों ने लिखी थी? वो है पहले तो क्या हो गया? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। और दूसरा है जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। तो बाबर की आत्मकथा तुझु के बाबरी, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुझु के जहांगीरी। नेक्स्ट है अबुल हसन क्या था? एक चित्रकार था, ठीक है। और इस अबुल हसन ने क्या है, जो तुझु के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा थी उसके मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। इसलिए जो जहांगीर ने ऐसे किसकी उपाधि दी थी? नादिर उज जमा की उपाधि किस चित्रकार को दी गई थी? अबुल हसन को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि नादिर उज जमा की उपाधि
किस चित्रकार को दी गई थी? अबुल हसन को दी गई थी। ये उपाधि दी किसने थी? ये दी थी जहांगीर ने। और क्यों दी थी? क्योंकि इस अबुल हसन ने क्या तुझू के जहांगीर का जो मेन पेज है, मेन पेज जो मुख्य पृष्ठ है, उस पर चित्र बनाया था, इसलिए इसे नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में स्थित है। इसकी योजना तो स्वयं जहांगीर ने बना दी थी और इसे पूरा किसने करवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनाई? तो सबसे पहला ताजमहल तो सबको पता है किसने बनाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने। दो इम्पोर्टेंट है ये कि जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में, उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था अकबर ने। नेक्स्ट है मोती मस्जिद, जो कि कहाँ है? आगरा के किले में। इसका निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके अगला टॉपिक है वो है गुप्त काल में कला, स्थापत्य तथा साहित्य का विकास, उसके बारे में देखेंगे। तो गुप्त काल में हम कला, स्थापत्य तथा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल है। सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त काल का समय कब से कब का माना जाता है। वो माना जाता है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का जो समय है वो माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, तो गुप्त काल का समय माना जाता है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त काल है तो गुप्त वंश है, उसकी स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? गुप्त वंश के आदिराज। ठीक है, तो मतलब गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्रीगुप्त ने किसकी महाराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीगुप्त के जो बेटे थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, तो घटोत्कच थे श्रीगुप्त के बेटे। तो प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा माना गया है। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटे थे कौन थे? घटोत्कच। घटोत्कच के जो बेटे थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच के जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। तो लिच्छवी कुल की जो कन्या है कुमार देवी, उससे विवाह किन्होंने किया था? वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त जो प्रथम है उन्होंने कौन सा संवत चलाया था? उन्होंने चलाया था गुप्त संवत चलाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत किन्होंने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जबकि आगे हम पढ़ेंगे कि विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और जबकि विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा, उन्होंने क्या किया? लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने ग्रहण की थी? वो ग्रहण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत किन्होंने चलाया था? वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त वंश है उसके सबसे जो संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे आए घटोत्कच के बेटे आए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मेन पॉइंट क्या है? उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और गुप्त संवत चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मेन बात है उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटे थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनके बेटे थे कौन थे? समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि थे? हरिसेन। तो आपसे ये पूछा जाता है कि हरिसेन कवि है वो किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। और हरिसेन ने क्या लिखा था? वो लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, कहीं कहीं पे यह भी लिखा होता है इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, तो समुद्रगुप्त है उन्होंने क्या लिखा था? समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? हरिसेन। ठीक है, और हरिसेन ने क्या लिखा था? वो लिखा था प्रयाग प्रशस्ति।
तो आपसे ये पूछा जाता है कि है ना जो प्रयाग प्रशस्ति किन्होंने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था हरिसेन ने, और वो किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो सबसे पहले आए श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे आगे चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? हरिसेन, और उन्होंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? वह है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, विजय अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो पहली बात है वो क्या है? उनके दरबार में कौन था? हरिसेन था, और उसने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। दूसरी बात देखते हैं इंपॉर्टेंट कि है, और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उसी स्तंभ पर है जहां पर कि अशोक स्तंभ उत्कीर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त है उन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया? उन्होंने कराया अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ कराया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। और समुद्रगुप्त के जो चलाए गए सिक्के हैं उन पे क्या लिखा हुआ होता है? अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, और अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के भी मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं कि समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। उनके दरबार में था हरिसेन, उसने क्या चलाया? क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में नेक्स्ट बात है, उसने क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ। तो उसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है? अश्वमेध पराक्रम। और उसने अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या भी कहा गया है? कविराज भी कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अनेक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। और क्या कहा गया है? कविराज भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो जो गया है, बौद्ध गया स्थान है, वहाँ पे बौद्ध मंदिर बनाने किसके काल में बना था? वो बना था समुद्रगुप्त में। और वहाँ पे बनवाया किसने था? वो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। ठीक है, तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी, और किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यव्रत तथा गंगा यमुना दोआब पर सैनिक अभियान किया था। ठीक है, नेक्स्ट समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज है कि जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? वो कहा था स्मिथ ने। तो समुद्रगुप्त के बारे में एक बार रिवीजन वापस कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं? तो समुद्रगुप्त है, उसके दरबार में कौन था? कवि हरिसेन था, और हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति उसी स्तंभ पर है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने क्या भी करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। उसके सिक्कों पर क्या मिलता है लिखा हुआ? अश्वमेध पराक्रम। और जो अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने ही चलाए थे। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में कविराज किसे बोला गया है? वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? वो दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किससे बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? वो मांगी थी समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? वो कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया है। और ये किसने कहा था? ये कहा था स्मिथ ने कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये कहा था स्मिथ ने। तो सबसे पहले आगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटे आगे कौन आ गए? श्रीगुप्त के बेटे हैं घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तीन बातें इंपॉर्टेंट ये थी कि उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और तीसरा उनके बारे में मेन बात थी कि उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आगे उनके बेटे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन जो कवि था उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा।
और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। अब समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनको ही मेनली क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, उन्होंने ही एक उपाधि धारण की थी, क्या ही धारण की थी, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा संवत चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, तो विक्रम संवत तो किसने चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जबकि गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, उसने किस पे, शक, जो शक थे ना, शक पे विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत और जो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो है शकों पर विजय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि इनका दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य, और इन्होंने चलाया था विक्रम संवत। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि चीनी यात्री जो फायान है वो किसके काल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। तो चीनी यात्री फायान भारत कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि कवि कालिदास, अमर सिंह जैसे जो विद्वान हैं वो किसके राज्य में थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि पहला तो क्या आ गया, इन्होंने क्या चलाया था। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बात इंपॉर्टेंट है कि है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या भी कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, इन्होंने चलाया था विक्रम संवत चलाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रम संवत चलाया था वो किससे पर विजय के पश्चात चलाया था, शकों पर विजय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, वो थी प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता के विवाह कहाँ हुआ था, वाकाटक के राजा रुद्रसेन से। दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फायान वो किसके काल में भारत आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। कवि कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान किसके दरबार में थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में इंपॉर्टेंट बात पहला तो क्या हो गया, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। नेक्स्ट है उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और तीसरा है फायान जो चीनी यात्री है वो किसके काल में भारत आया था, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। अमर सिंह और कालिदास जैसे जो विद्वान है वो किसके दरबार में थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में ना 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो नवरत्न कौन कौन से थे, पहले तो हो गए कवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, क्षपणक, वेताल भट्ट, वररुचि, ये सब 9 विद्वान किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में थे। नेक्स्ट गुप्त काल को क्या माना जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, गुप्त काल को माना जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में हम देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। और आरबीएसई बोर्ड की दूसरी बुक में उनके बारे में क्या भी लिखा हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम को कहा गया है महेंद्रदैत्य कहा भी कहा गया है। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त महेंद्रदैत्य। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम है या कुमारगुप्त महेंद्रदैत्य है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में जो सिक्के हैं वो किसने जारी करवाए थे, वो थे कुमारगुप्त प्रथम ने जारी करवाए थे। नेक्स्ट है कि बयाना मृतभांड से कुमारगुप्त
की लगभग 623 मुद्राएं मिली है। नेक्स्ट है शहनशाह ने कुमारगुप्त का नाम क्या रखा था? सक्रादित्य। ठीक है, तो कुमारगुप्त जो प्रथम है उसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बात अपन को याद रखनी है। पहली बात तो क्या है कि उसने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के या मुद्राएं जारी करवाई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में सिक्के या मुद्राएं किन्होंने जारी करवाई थी? वो गए कुमारगुप्त प्रथम। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछने की संभावना पूरी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? वो कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात, पहली तो ये हो गई कि उसने बहुत बड़ी संख्या में सिक्के जारी करवाए, दूसरी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई कुमारगुप्त प्रथम ने। तो एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के जो बेटे थे घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे थे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम के हैं उनके बाद कौन आए? स्कंदगुप्त। कौन आए? स्कंदगुप्त आए। कुमारगुप्त प्रथम के बाद आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त है उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ का आपको पूछ ले तो ठीक है, तो जो अश्वमेध यज्ञ है वो किसने करवाया था? वो कराया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नहीं है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन्होंने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, वो किसने कराया था? एक तो हो गए समुद्रगुप्त और दूसरे हो गए कुमारगुप्त प्रथम। इन दोनों ने करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो एक तो हो गए समुद्रगुप्त और दूसरे हो गए कुमारगुप्त प्रथम। इन दोनों ने करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, नए और जो कुमारगुप्त के बारे में पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो सुदर्शन झील है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण कराया था जो किसके काल में हुआ था? वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे पर्णदत्त। ठीक है, सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे पर्णदत्त, उनके पुत्र व गिरनार के जो प्रशासक थे चक्रपालित, उन्होंने कराया था सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था हुआ तो किसके काल में था? स्कंदगुप्त के काल में। और करवाया किसने था? वो है जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त थे। ठीक है, उनके जो बेटे थे गिरनार के प्रशासक चक्रपालित। ठीक है, तो जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वो कराया था चक्रपालित ने, जो कि कहाँ के प्रशासक थे? गिरनार के। और वो किसके बेटे थे? वो थे पर्णदत्त के। ठीक है, और पर्णदत्त कहाँ के राज्यपाल थे? वो थे सौराष्ट्र के। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में और करवाया था गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, स्कंदगुप्त के बाद में देखते हैं गुप्त काल में जो मंदिर है, गुप्त काल के जो मंदिर है उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त काल के जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने होते हैं? वो बने होते हैं नागर शैली में। इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त काल के मंदिर है वो कौन सी शैली में बने होते हैं? नागर शैली में। नागर शैली की विशेषता क्या है? तो नागर शैली के बारे में 5 विशेषताएं, मुख्य विशेषता ये है कि पहला तो उसमें क्या होता है? आधार पीठिका। नागर शैली के मंदिरों में मेनली क्या पाया जाता है? आधार पीठिका। उनमें क्या पाया जाता है? गर्भगृह भी पाया जाता है, सभा मंडप होता है, शिखर होता है, अंतराल होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है और द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल के मंदिर कौन सी शैली में बने हैं? वो है नागर शैली में। नागर शैली जो मंदिर होते हैं उनकी विशेषता क्या है? पहले तो है आधार पीठिका, दूसरी क्या है? उसमें क्या पाया जाता है? गर्भगृह। तीसरा क्या है? सभा मंडप पाया जाता है। नेक्स्ट है शिखर पाया जाता है, इनमें अंतराल पाया जाता है और प्रदक्षिणा पथ पाया जाता है। उसके अलावा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां भी पाई जाती है। ये सब किसकी विशेषता है? ये सब है गुप्त काल के जो मंदिर है जो कि नागर शैली में बनते हैं उनकी विशेषता है। तो गुप्त काल के जो मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? मुख्यतः 5 मंदिर है जिनके बारे में याद रखना है। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर।
तो गुप्त काल में जो बने हुए मुख्यतः मंदिर कौन से है? पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, दूसरा कौन सा है? भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, चौथा है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और छठा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 6 मंदिर है, ठीक है। 6 मंदिर इंपॉर्टेंट है जो कि गुप्त काल में बने हैं। पहला तो क्या हो गया? तिगवा का विष्णु मंदिर हो गया, दूसरा हो गया भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा हो गया नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, चौथा हो गया भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर है, ठीक है। ये कौन से काल में बने हैं? ये बने हैं गुप्त काल में, ठीक है। पहला तो क्या हो गया? तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा हो गया भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा हो गया नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, चौथा है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और पांचवा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सॉरी 6 नहीं, कितने हैं? 5 मंदिर है, ठीक है। 5 मंदिर है जो कि गुप्त काल में बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पहला तो क्या हो गया? तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, फिर है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कौन सी शैली में बने हैं? गुप्त काल में बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त काल में और कौन कौन सी चीजें बनी हैं। अजंता, एलोरा तथा बाघ तथा उदयगिरी के गुफाओं के मंदिर, ये सब कौन से काल में बने हैं? गुप्त काल में है। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफाएं, उदयगिरी के जो गुफा के मंदिर है ये भी बने हैं कहाँ? गुप्त काल में बने हैं। नेक्स्ट है धमेक स्तूप, महाबोधि विहार यानी बोध गया, ये भी किस काल में निर्मित हुए हैं? ये हुए गुप्त काल में। नेक्स्ट है मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये गुप्त काल में मुख्य मूर्ति कला के केंद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सुल्तानगंज है, उसमें उनके वहाँ बुद्ध, मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन व उदयगिरी की वराह मूर्तियां उत्कृष्ट मूर्ति कला के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई, उनके बारे में देखते हैं। पहला है गुप्त काल में क्या है? प्रयाग और महरौली जो प्रशस्तियां हैं, इनकी रचना कहाँ हुई थी? गुप्त काल में होती। महरौली प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति, इनकी रचना हुई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है स्वप्नवासवदता की रचना की थी भास ने। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी किन्होंने? कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, इनकी रचना की थी किन्होंने? कालिदास ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि स्वप्नवासवदता की रचना की थी भास ने, मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश की रचना की थी महाकवि कालिदास ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त काल में अमरकोश की रचना भी वो किसने की थी? अमर सिंह ने, ठीक है। चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्र गोमिन ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और क्या है? सांख्यकारिका तथा दिंगनाग, ठीक है, इसकी रचना की थी ईश्वर कृष्ण ने, इनकी रचना की थी। तो ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आगे हम देखते हैं गुप्त काल नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति कौन कौन थे? गणमति, स्थिरमति, शीलभद्र, ये सभी कहाँ के थे? यहाँ के कुलपति थे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और वहाँ के कुलपति कौन थे? गणमति, स्थिरमति और शीलभद्र आदि गुप्त काल में क्या थे? वहाँ के कुलपति थे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि महरौली का लोह स्तंभ, ठीक है, महरौली का लोह स्तंभ, सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की मूर्ति, ये सब क्या है? ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए है गुप्त काल से, ठीक है। तो महरौली का जो है लोह स्तंभ है और सुल्तानगंज की जो बुद्ध की 1 टन की जो तांबे की मूर्ति है, ये सब किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। तो महरौली का लोह स्तंभ,
ठीक है। सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, ये सब किस काल से संबंधित है? ये सब संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील वाला हमने देख लिया एक बार। ये सुदर्शन झील है, उसका जो पुनरुद्धार किसने करवाया था? वो करवाया था चक्रपालित ने, ठीक है। चक्रपालित थे, उन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था और उनका जो पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था। वो हुआ था 28 मई 1883 में। वीर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883 में, भागौर महाराष्ट्र में हुआ था। तो वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 28 मई 1883 में, भागौर महाराष्ट्र में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए? पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। तो उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? वो पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से प्राप्त की उच्च शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। तो वहाँ ये किनके संपर्क में आए? बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का इन्होंने विरोध किया था। तो वीर सावरकर ने किसका विरोध किया था? महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित जो शोक सभा थी उसका विरोध किया था इन्होंने। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को इन्होंने गुलामी का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह का। तो एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था उसको उन्होंने क्या कहा था? गुलामी का उत्सव और एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा था। देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा था और इसका विरोध किया था उन्होंने। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अभिनव भारत। अभिनव भारत को इंग्लिश में क्या भी बोलते हैं? यंग इंडिया सोसाइटी। अभिनव भारत या इसे इंग्लिश में बोल देते हैं यंग इंडिया, ठीक है। तो अभिनव भारत नामक जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था, इसकी स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी वीर सावरकर ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो अभिनव भारत की जो स्थापना किन्होंने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। कब? 1904 में। तो अभिनव भारत नाम की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था है, उसकी स्थापना की थी वीर सावरकर ने की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह संस्था नवयुवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करती थी। तो अभिनव भारत संस्था क्या करती थी? नवयुवक हुए उनको अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करती थी। उन्हें लाठी चलाना, तलवार चलाना, पहाड़ पर चढ़ना, घुड़सवारी करना इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी अभिनव भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में था इंडिया हाउस और इंडिया हाउस की स्थापना किन्होंने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और कब की थी? 1905 में। तो लंदन में क्या था? इंडिया हाउस। और उस इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस था, उसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब की थी? 1905 में की थी। तो इंडिया हाउस के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर फिर कहाँ गए थे? इंडिया हाउस गए थे। तो इंडिया हाउस की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में और लंदन में की थी। और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम है इंडियन सोशलिस्ट अखबार। तो इंडियन सोशलिस्ट अखबार किन्होंने निकाला था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इंडिया हाउस ने निकाला था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता भी कहा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा गया है? क्रांतिकारियों का पिता भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। अब वीर सावरकर है वो कब? 1906 में कहाँ चले गए? लंदन चले गए और वो वहाँ जाकर क्या है? इंडिया हाउस में शामिल हो गए। तो वीर सावरकर है वो कब? 1906 में कहाँ चले गए? लंदन चले गए और वहाँ जाकर वो इंडिया हाउस और श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़े। वहाँ पे उन्होंने इंडिया हाउस में उन्होंने 1857 की तो इंडिया हाउस में उन्होंने क्या है?
अनेक महापुरुषों की जयंतियां विचार गोष्ठियां आयोजित की। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किन्होंने कहा था, वो कहा था वीर सावरकर ने। तो 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी, वो भी लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी, वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं और 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी किन्होंने कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ये पुस्तक भारत में किन गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों जैसे पीक वीक पेपर्स, स्कॉट्स पेपर्स इत्यादि के नाम से भारत पहुंची थी। तो कौन सी पुस्तक? भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो कि विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी, वो गुप्त रूप से पीक वीक पेपर्स, स्कॉट्स पेपर्स इत्यादि शीर्षकों के नाम से भारत पहुंची। नेक्स्ट हम देखते हैं 1909 में करजन वायली हत्याकांड हुआ। तो मदन लाल ढींगरा थे जो कि कहाँ थे? इंडिया हाउस में थे। तो उन्होंने क्या किया? 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी। तो करजन वायली हत्याकांड कब हुआ? 1909 में, और वो उसका संबंध किससे था? मदन लाल ढींगरा से था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वीर सावरकर ने वायली की शोक सभा में वायली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा के निंदा प्रस्ताव का विरोध किया था। वीर सावरकर ने वायली की शोक सभा में जो मदन लाल ढींगरा की जो निंदा प्रस्ताव की जा रही थी उसका विरोध किया था वीर सावरकर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं नासिक षड्यंत्र केस। तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में कर दी गई। कब की गई? 21 दिसंबर 1909 को। तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन था, उसकी हत्या की गई नासिक में। कब की गई? 21 दिसंबर 1909 को की गई। और ये किसने की थी? अनंत लक्ष्मण ने की थी। यह केस क्या कहलाता है? नासिक षड्यंत्र केस कहलाता है। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे, इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो इसकी हत्या तो किन्होंने की थी? अनंत लक्ष्मण ने, और इसके कारण इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो फिर ये पाया गया कि जो अनंत जैक्सन की हत्या के लिए जो पिस्तौल यूज़ हुई थी वो कहाँ से आई थी? वो लंदन से आई थी। तो इसका संबंध किससे जोड़ा गया? वीर सावरकर से जोड़ा गया और उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। तो लंदन से बंदी बनाकर जब इन्हें भारत ला रहे थे तो वे समुद्र में कूद पड़े, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और वीर सावरकर पर कौन सा केस चलाया गया? नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक षड्यंत्र केस क्यों चलाया गया? क्योंकि उसके जैक्सन की हत्या के लिए जो पिस्तौल यूज़ हुई थी वो कहाँ से आई थी? लंदन से आई थी। तो अब हम देखते हैं आगे वीर सावरकर पर कौन सा केस चलाया गया? नासिक षड्यंत्र केस। और इन्हें दिसंबर 1910 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेजा गया और आजीवन निर्वासन का दंड मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर सावरकर को जेल में अनेक घोर यातनाएं दी गई। स्वास्थ्य खराब होने पर 1924 में इन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया गया। तो 1924 में इन्हें कहाँ की नज़रबंद किया गया? रत्नागिरी में। और 1937 में इन्हें जेल से मुक्ति मिली। कब मुक्ति मिली? 1937 में। बाद में वीर सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। उनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उनका जन्म कब हुआ? 27 जून 1838 को बंगाल में हुआ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कहाँ हुआ? 27 जून 1838 को कंठपुरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं उन्होंने 1859 में बीए की परीक्षा पास की। तो 1859 में ही उन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे उन्हें नियुक्त किया गया। कब? 1859 में बंकिम चंद्र चटर्जी को। वे 32 वर्षों तक राजकीय सेवा में रहे और तथा 1891 में वे सेवानिवृत्त हुए। 32 सालों तक इसमें रहे, राजकीय सेवा में रहे थे और 1891 में क्या हो गए? सेवानिवृत्त। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम,
वो किन्होंने लिखा, वो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम किसमें लिखा गया है? आनंद मठ, जो किनका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो आनंद मठ उपन्यास किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये आनंद मठ उपन्यास है वो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये भी पूछा जाता है आनंद मठ जो उपन्यास है किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रगीत है वो किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया पहली बार। तो जो वंदे मातरम है उसे पहली बार गाया गया 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम क्या था? बंग दर्शन। वो निकाली थी 1872 में। तो बंग दर्शन मासिक पत्रिका किन्होंने निकाली थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में। बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य कृतियां कौन कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी जो कि लिखी 1865 में। दुर्गेश नंदिनी किन्होंने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कृपाल कुंडला ये भी लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कृष्ण कांतेर विल ये भी लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देवी चौधरानी ये भी लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट राजमोहन स्वाइप ये भी किन्होंने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये प्रमुख रचनाएं लिखी थी। तो कौन कौन सी थी उनकी रचनाएं प्रमुख? उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था बंग दर्शन 1872 में। उनकी कृतियां कौन कौन सी? दुर्गेश नंदिनी और कृपाल कुंडला, कृष्ण कांतेर विल, देवी चौधरानी और राजमोहन स्वाइप, ये सब उनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु कब हुई? 8 अप्रैल 1894 में। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हुई 8 अप्रैल 1894 में। भारत को एक मातृ देवी के रूप में चित्रित किया जिन्हें भारत माता कहते हैं, वो किन्होंने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु कब हुई? 8 अप्रैल 1894 में। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में है, अगला टॉपिक है वो है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक है, उनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 23 जुलाई 1856 में। तो 23 जुलाई 1856 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म। आगे हम देखते हैं 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। तो तिलक ने कब? 1880 ईस्वी में कहाँ? पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज। तो पहला तो क्या हो गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और दूसरा हो गया फर्ग्यूसन कॉलेज। इन दोनों की स्थापना से भी तिलक का संबंध रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। पहले का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले। पहले का नाम था मराठा। मराठा जो समाचार पत्र था वो था अंग्रेजी भाषा का था और साप्ताहिक था, जबकि केसरी समाचार पत्र था वो है मराठी भाषा का दैनिक था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले। पहला है मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जबकि केसरी वो की मराठी भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 उत्सव प्रारंभ किए। पहले उत्सव का नाम है गणेश उत्सव और दूसरे उत्सव का नाम है शिवाजी उत्सव। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में तो कौन सा उत्सव चालू किया? गणेश उत्सव। और जबकि 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में तो गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव चालू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1897 ईस्वी में प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की घटना को तिलक ने अपने समाचार पत्र में छापा था। तो प्लेग हुआ था जब 1897 में, तब अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के घर में जबरदस्ती घुस जाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना थी, उसको तिलक ने अपने अखबार में छापा था, जिससे कि 2 प्लेग अधिकारियों की दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने क्या कर दी? हत्या कर दी। तो 2 प्लेग अधिकारियों की किन्होंने हत्या कर दी? वो की चापेकर बंधुओं ने, जिससे कि तिलक पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नवयुवकों को भड़काया है। तो
तो नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाया अंग्रेजों ने तिलक पर और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो 18 माह की उनको सजा हुई। जो तिलक थे वो कांग्रेस के कौन से दल के नेता थे? वो थे गर्म दल के नेता थे। तिलक ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था तिलक ने। तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे हम देखते हैं, जब 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1907 के जो सूरत का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। उस टाइम तिलक कांग्रेस से क्या हो गए? पृथक हो गए। तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के नेता अलग कब हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में। उस टाइम तिलक कांग्रेस से अलग हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। भारत के लोग उन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1908 में तिलक को क्या है 6 महीने की कारावास की सजा दे दी गई और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजों ने 1908 में तिलक को क्या है 6 साल की कारावास की सजा दी और उन्हें कहाँ भेज दिया? बर्मा के मांडले जेल में भेजा। तो तिलक ने उस टाइम ये कहा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। तो ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। ये कहा था तिलक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, मांडले जेल में तिलक ने 2 किताबें लिखी। पहले का नाम है गीता रहस्य और दूसरे का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस ये किताब किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य ये दोनों किताबें लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य ये दोनों किताबें। नेक्स्ट हम देखते हैं, तिलक जब 1914 में कहाँ से छूटे? मांडले जेल से छूटे। तो उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में हुए 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है कि तिलक ने एनी बिसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन कब था? 1916 में। तो होम रूल आंदोलन है 1916 में, तो वो चलाया था तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर के। नेक्स्ट है कि इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो इससे तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया और इस उद्देश्य से वे लंदन भी गए थे। तो वैलेंटाइन चिरोल है उनके विरुद्ध वो मुकदमा दायर करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन भी गए थे। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी में इनके निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में कितने? लगभग 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। तो तिलक की अंतिम यात्रा में कितने? 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, होम रूल आंदोलन कब होता? 1916 में। और जो उस टाइम तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की थी? पूना में की थी और 28 अप्रैल 1916 को की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में की थी। आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर के धुड़ी के गांव में हुआ था। तो लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर के धुड़ी के गांव में। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी। नेक्स्ट है, 1880 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ आ गए? लाहौर आ गए। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होकर वो कौन से समाज में शामिल हो गए? आर्य समाज में शामिल हो गए। और कहाँ पे? लाहौर में। नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को मांडले जो बर्मा है वहाँ की जेल में भेज दिया गया। पर्याप्त सबूत न होने के कारण वो जेल से वापस आ गए कुछ माह में। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की थी किन्होंने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें कि बाद में भगत सिंह ने अध्ययन किया था।
नेक्स्ट देखते हैं, लाला लाजपत राय अपने जीवन काल में जापान, अमेरिका इत्यादि देशों का दौरा किया था उन्होंने, और वहाँ के भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क में रहे थे। तो लाला लाजपत राय ने अपने जीवन काल में जापान, अमेरिका इत्यादि का दौरा किया और वहाँ के भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क में रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की भी स्थापना की थी, और वो कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी 1917 में। तो लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की न्यूयॉर्क में 1917 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र, जो कि कब हुआ? 1920 में। कहाँ? कलकत्ता में। उसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने किसकी अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र जो कि 1920 में हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग का विरोध किया। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड की लेबर पार्टी के भी सदस्य रहे थे। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय ने कुछ पुस्तकें लिखी। पहली का नाम है यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, दूसरी का नाम है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट है आर्य समाज का इतिहास, और है अगली किताब का नाम है इंग्लैंड का भारत पर कर्ज। तो ये सब किताबें लिखी लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज का इतिहास, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, ये सब पुस्तकें लिखी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला लाजपत राय ने लाहौर में। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ये सोसाइटी है, उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने लाहौर में। नेक्स्ट देखते हैं, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर एक अंग्रेज अधिकारी स्कॉट, उसने लाठी चार्ज किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है उनका नाम है विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ। तो कब हुआ? 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ था इनका जन्म। केशव चंद्र सेन के संपर्क में आने से इन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़े। तो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने इनको ब्रह्म समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है, 1886 में वे कांग्रेस में शामिल हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए विपिन चंद्रपाल? 1886 में। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है, जब 1907 में जो विपिन चंद्रपाल कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, और वो जो इंडिया हाउस, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जिसकी स्थापना की थी इंडिया हाउस, उसमें शामिल हुए। वे विपिन चंद्रपाल कहाँ शामिल हुए? इंडिया हाउस में। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विपिन चंद्रपाल विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने अनेक समाचार पत्र निकाले। उनके प्रमुख समाचार पत्रों का नाम क्या है? परिदर्शक, जो कि बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक है। वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू, परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू, ये सब समाचार पत्र किन्होंने निकाले थे? वह विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है, उन्होंने स्वराज नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। आगे हम देखते हैं, विपिन चंद्रपाल ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। तो पहली पुस्तक का नाम क्या है? द सोल ऑफ इंडिया। तो ये वाला तो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। द सोल ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है कि अगली पुस्तक का नाम है स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ये भी पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। आगे देखते हैं, नेशनलिस्ट एंड एम्पायर। तो ये भी पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है न्यू स्पिरिट, ये भी विपिन चंद्रपाल ने लिखी थी। आगे है द स्टडीज इन हिंदुइज्म, ये भी लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट पुस्तक है द इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक भी विपिन चंद्रपाल ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1920 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? द मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। ये उनकी आत्मकथा का
लिखी थी उसका नाम था द मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई। विपिन चंद्रपाल का निधन कब हुआ? 20 मई 1932 को कलकत्ता में उनका निधन हुआ। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दिया गया है उनका नाम है भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पे हुआ। तो भगत सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ? 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके चाचा जो थे वो अजीत सिंह, वो एक क्रांतिकारी थे और वो लाला लाजपत राय के साथ मांडली के जेल में रह चुके थे। तो इनके चाचा क्या थे? एक क्रांतिकारी थे और लाला लाजपत राय के साथ मांडली के जेल में रह चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो शहीद भगत सिंह है उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज से अध्ययन किया था। नेक्स्ट लाहौर में सचिंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सचिंद्र सान्याल ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा? कानपुर। तो सचिंद्र सान्याल ने भेजा था भगत सिंह को कहाँ? कानपुर भेजा था। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप, तो प्रताप किसका समाचार पत्र था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। उनके समाचार पत्र में बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे। तो भगत सिंह ने किस नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे? बलवंत नाम से। और कौन सी समाचार पत्र में? प्रताप। तो भगत सिंह ने प्रताप समाचार पत्र में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे। नेक्स्ट है 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। तो नौजवान सभा है उसका गठन किन्होंने किया था? शहीद भगत सिंह ने किया था 1926 में। तो नौजवान सभा का गठन किया था भगत सिंह ने 1926 में किया था नौजवान सभा का गठन। तो नौजवान सभा का गठन किन्होंने किया था? भगत सिंह ने 1926 में किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स की हत्या तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय की अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने लाठी मारकर क्या उन्हें घायल कर दिया था। उसके बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करने गए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया किसने? अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने लाठीचार्ज किया था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसका बदला लेने के उद्देश्य से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु इन्होंने स्कॉट को मारने का निश्चय किया था। लेकिन धोखे में किसकी हत्या हो गई? सैंडर्स की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा बम कांड। केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल पास होने जा रहा था। इस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों के विरुद्ध अपना विरोध जताया। तो केंद्रीय विधानसभा है उसमें उन्होंने बम कब फेंका था? वो फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। और कौन से बिल के विरोध में बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल, इन बिलों के विरोध में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लगाते रहे। बम के साथ फेंके गए पर्चों में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, वरन अत्याचारी ब्रिटिश प्रशासन को झकझोरना था। इसके उपरांत दोनों ने अपने आप को किसको? पुलिस को सौंप दिया। तो उन्होंने बम फेंकने के बाद वो कहीं गए नहीं और अपने आप को उन्होंने किसके, जो अंग्रेज पुलिस थी उसके हवाले कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन, उनकी अदालत में उनका मुकदमा चला था। कौन था न्यायाधीश? जी.सी. हिल्टन की अदालत में। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड के लिए जो अंग्रेज है उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस क्या चलाया? लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी। तो इन तीनों को फांसी कब दी वो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी। और कौन सा षड्यंत्र केस चलाया था? लाहौर षड्यंत्र केस। और ये जो लाहौर षड्यंत्र केस था वो था लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय है। तो ये जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो चलाया गया था वो कौन सा था? वो था लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो षड्यंत्र केस चलाया गया था वो कौन सा था? लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय था। जबकि जो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम क्या था वो किस पे चलाया गया था? वो चलाया गया था करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले, इन पर चलाया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम तो किन पे चलाया गया था? करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले आदि पे चलाया गया था। और लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय किस पे चलाया गया था? शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पे चलाया गया था। और इनको फांसी दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है रास बिहारी बोस। तो अब हम रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ते हैं। तो रास बिहारी बोस का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1886 में बंगाल के सुबलदाह नामक गांव में हुआ था। तो रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था 25 मई 1886 को बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि रास बिहारी बोस तथा उनके साथियों ने 23 दिसंबर 1912, कब है? 1912, 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय होर्डिंग पर बम फेंका, जिसमें कि होर्डिंग बच गया था। तो रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने कब? 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय होर्डिंग पर बम फेंका था, जिसमें कि वो जो होर्डिंग है वो बच गया था। इस घटना के बाद रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए, लेकिन उनके साथी अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन सभी को पकड़ लिया गया और इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर इन्हें फांसी दी गई। तो दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? वाइसरॉय होर्डिंग पर जो बम फेंका गया था उससे है। इसके अंतर्गत किन किन को फांसी दी गई? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन सभी को फांसी दे दी गई। जबकि रास बिहारी बोस वहां से बचकर निकलने में सफल हुए। तो षड्यंत्र केस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस षड्यंत्र केस का संबंध किससे है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस है, उसमें किन किन को फांसी दी गई? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन सबको फांसी दी गई। और दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या था? तो वाइसरॉय होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर सशस्त्र विद्रोह। प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर दल तथा रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। पंजाब छावनियों में देशभक्त सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने का कार्य किया उन्होंने। और विद्रोह की तिथि क्या निर्धारित की? वो की 21 फरवरी 1915 निर्धारित की। तो लाहौर सशस्त्र विद्रोह में क्या है? जो गदर दल के नेता है और रास बिहारी बोस, उन्होंने जो पंजाब में देशभक्त सैनिक है उनको अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें संगठित करने का काम किया। और विद्रोह की तिथि निर्धारित की उन्होंने 21 फरवरी 1915 निर्धारित की। तो ये 21 फरवरी 1915 विद्रोह की तिथि निर्धारित की। लेकिन किसी तरह अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई कि तो बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और रास बिहारी बोस वहां से बचकर निकलने में सफल हो गए। लेकिन उनके जो साथी थे करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले, इनको पकड़ लिया गया और इन पर लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाया गया। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पर चलाया गया? वो है करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले। तो करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले, इन पर लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये आपसे पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पर चलाया गया? वह करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले पर चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई। और जबकि रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए। तो लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? तो वहाँ लाहौर में सशस्त्र विद्रोह कराने की योजना बनाई गई थी जो कि सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद में करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले को पकड़ लिया गया और उन पे लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई और रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पे चलाया गया? करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले। जबकि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड वो किस पे चलाया गया? तो वो हम बाद में देखेंगे। वो चलाया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
उन पर चला करके उनको फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम तो किन पे हुआ, वो हुआ करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले। और जबकि लाहौर षड्यंत्र केस जो सेकंड है वो चलाया जाएगा, किन पे चलाया गया था, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन पे चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ से रास बिहारी बोस बचकर निकलने में सफल हुए। बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए, जापान चले गए। और जापान में जाकर उन्होंने जापान की नागरिकता ग्रहण की तथा जापानी महिला तोशिको से शादी की। तो बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए, जापान, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जापान की नागरिकता ग्रहण की और जापानी महिला तोशिको से शादी की। अब हम आगे देखते हैं 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। तो ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में दिया गया है, तो इसे सही मानना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है उसकी स्थापना कब की गई, वह 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में की गई थी। तो जबकि इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था मार्च 1942 में। कब हुआ था पहला सम्मेलन, तो कब हुआ था, मार्च 1942 में जापान के टोक्यो में हुआ था। जबकि ये दूसरा सम्मेलन था, कौन सा, 23 जून 1942 को हुआ था, वो दूसरा सम्मेलन था। वो कब हुआ था, वो हुआ था बैंकॉक में हुआ था और 23 जून 1942 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और इसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। पहला भी अपन को याद रखना है कब हुआ था, मार्च 1942 में टोक्यो में हुआ था। तो ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि कब हुई थी, 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सम्मेलन में ये निश्चय किया गया था कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाएगी। तो बैंकॉक सम्मेलन में निश्चय किया कि जो भारतीय सैनिक है और पूर्व एशिया के जो भारतीय नागरिक है उनको मिलाकर के क्या बनाई जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जाएगा। तो इसके बाद में 1 सितंबर 1942, कब है, 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। तो ये याद रखना है कि भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1942 को। तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और ये कौन सा इसका डिवीज़न था, पहला डिवीज़न। तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीजन के गठन के साथ ही नियमित इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो गई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने की, रास बिहारी बोस ने 1 सितंबर 1942 को की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1 सितंबर 1942 को की। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर रास बिहारी बोस ने किनको आमंत्रित किया, सुभाष चंद्र बोस को। तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, उस टाइम वो सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, जर्मनी थे। जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा कहाँ आ गए, जापान आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ आ गए, जापान आ गए। कहाँ से, जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा कहाँ आ गए, जापान आ गए। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो शहर में पहुंचे थे। कब, जून 1943 में वो कहाँ पहुंचे, जापान के टोक्यो शहर में पहुंचे। फिर टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे बाद में, और सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किनको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कब सौंपा, वो सौंपा 4 जुलाई 1943 को। और कहाँ सौंपा, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को। तो रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष बने, भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। तो एक बार वापस देखते हैं ये वाला थोड़ा, कि जो 23 जून 1942, कब है, 23 जून 1942 को बैंकॉक में सम्मेलन हुआ था, वो था दूसरा सम्मेलन। जबकि पहला सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था मार्च 1942 को टोक्यो में हुआ था। तो दूसरा सम्मेलन हुआ 23 जून 1942 को। उसमें क्या है, रास बिहारी बोस थे
वो अध्यक्ष थे और इसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। इसमें यह निश्चय किया जाएगा कि भारत के नागरिक हैं उनको लेकर के क्या बनाई जाएगी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाएगी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1942 को की गई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, फिर रास बिहारी बोस ने किनको आमंत्रित किया, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा कहाँ पहुँचे, जापान में पहुँचे। जापान से कहाँ आए, सिंगापुर आए, और सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को जो रास बिहारी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किनको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो उसके बाद में हम देखते हैं जो रास बिहारी बोस की मृत्यु कब हुई, वो हुई 21 जनवरी 1945 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और जापान की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। यह किसी भी विदेशी को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि जापान के द्वारा दिया जाता है। तो किन्होंने दिया था, जापान ने रास बिहारी बोस को कौन सा सम्मान दिया, वह है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में, उड़ीसा के कटक में हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, 23 जनवरी 1897 में, उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने जो उच्च शिक्षा है ना वो कहाँ से प्राप्त की थी, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से प्राप्त की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इन्होंने नौकरी को छोड़कर देश सेवा का संकल्प किया। तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। जब चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की तब इन्होंने स्वराज पार्टी के विचारों का भी प्रचार किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, वो की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जब चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर बने तो इन्हें कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के क्या बने थे, कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। कब, 1924 में। तो सुभाष चंद्र बोस है ना कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1924 में बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया। तो सुभाष चंद्र बोस है उनको 3 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया, बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, वो बने थे हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है अगले जो अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ, उसमें भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने किसको पराजित किया, जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनको पराजित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, पहले तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में बने और दूसरी बार कब बने थे, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस है उनके गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद थे जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नए दल का निर्माण किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किन्होंने की, वो की सुभाष चंद्र बोस ने। कब की, मई 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो
नया दल है उसकी स्थापना किसने की? वो की सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? मई 1939 में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस है, उनको 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तो अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को कब गिरफ्तार किया? वापस 2 जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल में भेज दिया। जेल में सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन किया। इसके कारण उनको उनके कलकत्ता के जो घर है उन पर उनको क्या कर दिया? नज़रबंद कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को उनके कलकत्ता के घर पर क्या कर दिया गया? नज़रबंद कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 16 जनवरी 1941 को ये अंग्रेजों को चकमा देकर वहाँ से निकल गए और पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुँचे। वहाँ से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में नेता सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी ने इन्हें नेताजी कहकर पुकारा। तो जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम कहाँ से मिला? वो मिला जर्मनी से। सुभाष चंद्र बोस है उनको नेताजी नाम कहाँ से मिला था? जर्मनी से मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा कहाँ आ गए? जापान आ गए। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया कि आप आज़ाद हिंद फौज की के नेतृत्व करें। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ से? जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा कहाँ आ गए? जापान आ गए। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो में पहुंचे। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ आ गए? जापान के टोक्यो में आ गए। फिर क्या है, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किनको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथोल में अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा की। तो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा कहाँ की थी? वो की थी सिंगापुर के कैथोल में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा कब की थी? वो की थी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथोल में की थी इसकी घोषणा। बहुत सारे देश जैसे जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आज़ाद हिंद फौज की इस अस्थायी सरकार को मान्यता भी प्रदान की थी। तो कौन कौन से देश थे जिन्होंने मान्यता प्रदान की थी इस अस्थायी सरकार को? वो थे जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने मान्यता प्रदान की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणा कहाँ पे की थी? वो की थी सिंगापुर के कैथोल में 21 अक्टूबर 1943 में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए। एक तो दिया दिल्ली चलो और दूसरा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए मुख्य? एक तो है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में बनाया गया। तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ बनाया था? रंगून तथा सिंगापुर, इन 2 जगह पे बनाया गया था। नेक्स्ट है गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। झांसी रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का दल भी बनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडमान एवं निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। तो आज़ाद हिंद फौज ने कहाँ पे अधिकार कर लिया? अंडमान और निकोबार में अधिकार कर लिया। और अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि है ना अंडमान और निकोबार का जो नाम क्या रखा आज़ाद हिंद फौज ने? अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और जो निकोबार है उसका नाम रखा स्वराज द्वीप। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 अगस्त 1945 को फारसोमा के ताइहोकू हवाई अड्डे से विमान में जैसे ही सुभाष चंद्र बैठे तो उस विमान में क्या हो गई? आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।
आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 में जो आपके फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। तो अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय है, उनको क्या है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारत में सुधार आंदोलन है, उनका प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 मई 1772 को, और बंगाल के राधानगर में हुआ था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने शुरुआती जीवन में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, तो कौन से थे जिन्होंने किए ना शुरुआत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी, वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं अब राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने मेनली 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या है, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो पहली किताब लिखी उसका नाम था एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस ये भी किताब किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने। और तीसरी जो किताब लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, उसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। कौन सी, तोहफत उल मुहिद्दीन। तो राजा राम मोहन राय ने कितनी 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या था, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम क्या था, तोहफत उल मुहिद्दीन। ये लिखी थी फारसी भाषा में। तो राजा राम मोहन राय की 3 किताबें कौन कौन सी थी, पहली थी हो गई एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, दूसरी हो गई प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजा राम मोहन राय से संबंधित अखबार या फिर पत्रिकाएं, उन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले थे और या कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, ये भी पूछा जाता है। तो उनके मेनली 4 अखबार या पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, मिरात उल अखबार। ठीक है, पहला जो उन्होंने फारसी भाषा में अखबार निकाला था उसका नाम है मिरात उल अखबार। ठीक है, दूसरा जो अखबार उन्होंने निकाला था बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। ठीक है, तो बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। तीसरा है हिंदी भाषा में कौन सा अखबार निकाला था उन्होंने, हिंदी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी, वो है बंगदूत। ठीक है, बंगदूत है हिंदी में। और अंग्रेजी भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है ब्रह्मानिकल। क्या है, ब्रह्मानिकल। अंग्रेजी भाषा में निकाली गई पत्रिका है वो उनकी है ब्रह्मानिकल। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय है, उनके जो 3 किताबें मुख्य है। पहली किताब कौन सी हो गई, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरा है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तीसरी जो किताब थी उनका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, ये तो 3 किताबें हो गई। और अखबार या पत्रिकाएं कितने हो गए, 4। पहला फारसी भाषा का अखबार हो गया मिरात उल अखबार हो गया, दूसरा बंगला भाषा का अखबार हो गया वो हो गया संवाद कौमुदी हो गया, तीसरा है हिंदी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम था बंगदूत, और नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम है ब्रह्मानिकल। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जो अखबार हो गए या पत्रिकाएं हो गई 4 याद रखने हैं। पहला है फारसी भाषा में तो हो गया मिरात उल अखबार हो गया, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं कि बंगला भाषा में हो गया संवाद कौमुदी हो गया, हिंदी भाषा में क्या हो गया बंगदूत हो गया, और अंग्रेजी भाषा में हो गया ब्रह्मानिकल। ये 4 अखबार या पत्रिकाएं निकाली गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और 3 किताबें थी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तोहफत उल मुहिद्दीन। ये 3 किताबें थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने 1815 में, कब 1815 में कहाँ पे, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में की थी और कहाँ की थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1825 में राजा राम मोहन राय ने क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और कहाँ पे की, कलकत्ता में। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी, वो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी और 1825 में की थी। लेकिन आपसे लिए ऐसे पूछ लिया जाए कि वेदांत सोसाइटी
ये तो क्या है, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना तो किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। जबकि वेदांत सोसाइटी आपसे पूछ लेना तो उसका स्थापना की थी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद, और जो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म सभा की स्थापना की। और यही ब्रह्म सभा आगे चल करके क्या बना, ब्रह्म समाज बना। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1833 में। तो मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज को वापस से पुनर्जीवित करने का काम जो किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1843 में, ठीक है, ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। और ब्रह्म समाज की जो लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किन्होंने किया था, वो किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया वो किया राजा राम देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ाई, वो बढ़ाई थी केशव चंद्र सेन ने बढ़ाई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, वो की थी तत्व बोधिनी सभा। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और 1839 में की थी। तो अब हमने देखा ब्रह्म समाज के आगे मैन कौन से दो व्यक्ति हो गए, एक तो हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे हो गए केशव चंद्र सेन। बाद में जाकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। जबकि जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय मेनली किस बात के लिए जाने जाते हैं, कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किन से कानून बनवा करके सती प्रथा को पर रोक लगवाई थी, वह है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बना करके क्या किया, सती प्रथा को रोक लगा दी। और इसके लिए प्रयास किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो जब 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगी थी, तो ये सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो केवल और केवल कहाँ पे लगी थी, बंगाल में। तो बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में। ठीक है, लेकिन बाद में ये 1830 में बम्बई और मद्रास में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो सती प्रथा के विरुद्ध कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। तो ये याद रखना है, ये कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ठीक है, और कब बनाया था, 1829 में। 1829 में कहाँ के लिए बनाया था, बंगाल के लिए। और जबकि 1830 में कहाँ के लिए हो गया, बम्बई और मद्रास, इन दोनों में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय क्या है, एकेश्वरवाद पर उपदेश देते थे। ठीक है, एकेश्वरवाद को प्रमुख मानते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, तो इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किन्होंने भेजा था, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा था। और राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। तो भारतीय मामलों पर परामर्श किससे किया था, सबसे पहले ब्रिटिश सांसद ने, वो किया था राजा राम मोहन राय से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिससे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों के हेतु परामर्श किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या और प्रमुख कार्य किए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा राम जो मोहन राय थे,
उनके लिए प्रमुख क्या है, उन्होंने कि वेदों और उपनिषदों का क्या है बंगला भाषा में अनुवाद किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किसका बंगला भाषा में अनुवाद किया था, वो है वेद और उपनिषद, इनका बंगला भाषा में अनुवाद किया था किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ना, वो मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी 1833 में, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर नामक स्थान पर हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्माराम जो पांडुरंग थे, ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर 1867 में, कब, 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की, वो की थी आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और वो आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी, वो की थी 1867 में, मुंबई में की थी। और प्रार्थना समाज के जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे, वो थे आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ये दोनों थे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति। और प्रार्थना समाज का काम वही था जो कि ब्रह्म समाज का काम था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 में जो अगला टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, वो की थी आर्य समाज की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी के पास टंकारा में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और गुजरात के टंकारा में। ठीक है, तो गुजरात के मोरवी है उसके पास टंकारा नामक स्थान है, वहां पे हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, वो था मूल शंकर। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती थे, उनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर 1860 ईस्वी में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने मथुरा में विरजानंद जी को अपना गुरु बना लिया और उनके शिष्य बन गए। तो 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनको अपना गुरु बना लिया, वो है मथुरा के विरजानंद जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो अपने जो उपदेश देते थे वो कौन सी भाषा में देते थे, संस्कृत भाषा में। लेकिन किनके कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए, वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज में थे केशव चंद्र सेन, तो वही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किनके कहने पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो उपदेश है वो हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए, वह है केशव चंद्र सेन के कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती में हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किन्होंने लिखी, वो लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। और कब लिखी, 1874 में, और अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी। तो ये पूछ सकते हैं कि ये ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और हिंदी भाषा में लिखी और 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 1875 कब, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, बम्बई में। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है 1877 में इसे कहाँ पुनः संपादित किया गया, लाहौर में। ठीक है, तो जो आर्य समाज है उसको पुनः संपादित कहाँ किया गया, लाहौर में किया गया। और कब किया गया, 1877 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे,
स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका जो अंतिम समय कहाँ बीता था, वो बीता था राजस्थान में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था राजस्थान में, और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, अजमेर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था कहाँ, राजस्थान में, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी इनकी मृत्यु। और एक बात ये याद रखनी कि उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक कहाँ पे लिखी थी, वो है अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ, अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, मुंबई में की थी 1875 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किन्होंने दिया था, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किन्होंने दिया था, वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लाइन पूछी जाती है कि ये ना, विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। ये लाइन किन्होंने कही थी, ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, ये लाइन कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था, वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये वाला क्वेश्चन तो पिछली बार वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वो सुखदायी नहीं हो सकता, ये भी कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1883 में हुई थी, और हुई थी अजमेर में। तो इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, DAV। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई 1886 में और हुई लाहौर में। बाद में ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या DAV है, वो क्या बन गया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बन गया। ठीक है, तो DAV कॉलेज बन गया कब, 1890 में। तो DAV जो यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो किससे संबंधित है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैदिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया। तो वैदिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल कहाँ पे स्थापित किया गया, वह किया गया हरिद्वार के पास कांगड़ी में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि उन सबसे पहले उन्होंने स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की और लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन विदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता, ये इस टाइप की लाइन किन्होंने कही थी, ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कौन स्थापित करना चाहते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। DAV जो यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, इसका संबंध किससे है, स्वामी दयानंद सरस्वती से है। ठीक है, तो ये सब है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2024 के सिलेबस में जो आपके अगला टॉपिक है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का संबंध किससे है, रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। जबकि आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था
12 जनवरी 1863 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जबकि हमने देखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? वो था मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाद में जो स्वामी विवेकानंद है वो किनके शिष्य बन गए? वो बन गए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। और रामकृष्ण परमहंस कहाँ के? कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है उसके पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य बन गए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई तो उनके बाद विवेकानंद ने क्या ग्रहण कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में, ठीक है, भाग लेने गए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। और वो किसके सहयोग से भाग लेने पहुंचे थे? वो है खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से भाग लेने पहुंचे थे विश्व धर्म संसद में। जो कि विश्व धर्म संसद का सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। और कब भाग लिया? सितंबर 1893 को। और वो किसकी सहायता से पहुंचे थे? खेतड़ी के महाराजा की सहायता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने कहा था कि उसने कहा था कि शिकागो धर्म सम्मेलन में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो कौन है? विवेकानंद ही है। और भारत जैसे जो उन्नत देश है उसमें ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना वो मूर्खता की बात प्रतीत होता है। ये कहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ना कहाँ कहाँ पे भ्रमण किया। एक तो अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड, इन दो जगह पे भ्रमण किया और हिंदू संस्कृति व धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। एक तो हो गया वेदांत कॉलेज और दूसरा हो गया वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना तो किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वो कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी और 1896 में की थी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि वेदांत कॉलेज उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1825 में की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना तो कर दी किसने? वो कर दी राजा राम मोहन राय ने। और जबकि वेदांत सोसाइटी की स्थापना की वो की स्वामी विवेकानंद ने। वेदांत सोसाइटी तो कहाँ बनी? न्यूयॉर्क में 1896 में। जबकि वेदांत कॉलेज कहाँ बना था? वो बना था कलकत्ता में, 1825 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 5 मई 1897 को की थी। और कहाँ की थी? वेल्लूर में। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ की थी? वेल्लूर में की थी। और 5 मई 1897 को की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई 5 मई 1897 को वेल्लूर में। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं की खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं देश के उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो कि उनके खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है और उनकी परवाह नहीं करता। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान माना है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन क्या मानता था? नर सेवा नारायण सेवा। ठीक है, नर की सेवा नारायण की सेवा, ये क्या है? उसकी ध्येय वाक्य है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है? नर सेवा नारायण सेवा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन को बाद में पंजीकृत कब कराया गया? वो कराया गया 1903 में पंजीकृत करवाया गया। नेक्स्ट है, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये किसकी लाइन है? ये किनकी पंक्तियां? ये है स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां है। उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा था कि हर एक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला क्या है? उपहास, दूसरा है विरोध और तीसरा है स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं।
इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। ये लाइनें किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। और किसमें? खेतड़ी के महाराजा को लिखा था ये सब। ठीक है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। बाद में वो कहाँ गए थे? कलकत्ता आ गए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कलकत्ता में उनके घर पर ही हुई थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कलकत्ता में उनके घर पर ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था? अल हिलाल। साप्ताहिक पत्रिका का नाम था अल हिलाल। उनको साप्ताहिक पत्रिका कब निकाली थी? 1912 में, लेकिन 1914 में अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था? अल हिलाल। और 1914 में इस पत्रिका को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक अखबार निकाला जिसका नाम क्या था? अल बलाग। क्या था? अल बलाग। 1915 में निकाला था और 1916 में अंग्रेजों ने इसे अखबार को भी प्रतिबंधित कर दिया। अखबार को प्रतिबंधित करने के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया? कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो साप्ताहिक पत्रिका और साप्ताहिक अखबार कौन कौन से थे वो याद रखने हैं। तो पहले साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? अल हिलाल, जो कि 1912 में निकली, और जो साप्ताहिक अखबार था उसका नाम था अल बलाग। ठीक है, तो ये दोनों देखने हैं। अब हम देखते हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो गांधी जी से किस समय मिले? वो मिले खिलाफत आंदोलन के समय। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी से मिले, कब मिले? खिलाफत आंदोलन के समय मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं कि और वो गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में कब शामिल हुए? वो हुए 1920 में शामिल हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1920 में तो वो क्या हुए? कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1923 में। तो वो उस टाइम के सबसे युवा अध्यक्ष थे। मात्र 35 साल की आयु में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो उस टाइम सबसे जो युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मात्र 35 वर्ष की आयु में वो अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तथा शिमला कैबिनेट 1946। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था तथा शिमला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1946 के शिमला कैबिनेट में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे। तो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे इस समय। नेक्स्ट हम देखते हैं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के जो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कुछ संस्थाओं के जो स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन कौन सी संस्थाएं थी? पहला है संगीत नाटक अकादमी 1953 में, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी जो कि 1954 में, ललित कला अकादमी 1954 में, वयस्क शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो कि 1956 में, और आईआईटी खड़गपुर 1951 में। इन सभी संस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किस किस के निर्माण में? संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, वयस्क शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और आईआईटी इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु कब हुई? वो हुई 22 फरवरी 1958 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? इंडिया विंस फ्रीडम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या था? इंडिया विंस फ्रीडम। और ये कब प्रकाशित हुई? ये उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई 1959 में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो आत्मकथा है उसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, वो प्रकाशित हुई 1959 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1992 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सम्मानित। नेक्स्ट देखते हैं उनका जो जन्म दिवस कब है? 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म दिवस है वो है 11 नवंबर, वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।